अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं करासट। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और इस्लामाबाद में इस वक्त गहमा गहमी है और बहुत ज़्यादा हिद्दत है। सियासी टेम्परेचर जो है बहुत ऊपर जा चुका है क्योंकि इस वक्त मुलाकातें चल रही हैं। मैं आपको एक महीने पहले से कह रहा हूँ, बल्कि उससे भी ज़्यादा पहले से कह रहा हूँ कि मौलाना फजल रहमान जो हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंस्ट्रूमेंटल कैरेक्टर होंगे पूरी पॉलिटिकल इक्वेशन में। और इस वक्त यही नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान की तमाम सियासत और सियासतदान जो है मौलाना फजल रहमान के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। कल से लेकर अभी तक मेरा ख्याल है खुद मौलाना फजल रहमान के पास ये हिसाब नहीं होगा कि उनकी कितनी मुलाकातें हो चुकी हैं, किससे कितनी बारी हो चुकी हैं, उनके बार बार हो रही हैं। बल्कि अब हो सकता है जिस वक्त तक ये प्रोग्राम चल भी रहा हो, लाइव हो रहा है, तो थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के साथ मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के लिए जाएंगे और ये एक आपको इससे पता चल जाएगा कि सीरियसनेस क्या है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि हुकूमती अरकान इस वक्त बड़े तहम्मुल में है और बड़े उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बड़ी रिलैक्स्ड है। और जो मुझे अंदर की खबरें आई हैं कुछ, वो हैं भी अच्छी खबरें। मैं सिर्फ हुकूमत के लिए नहीं कह रहा, मैं सिर्फ अपोजिशन के लिए नहीं कह रहा, मैं पाकिस्तान के लिए कह रहा हूँ कि अच्छी खबरें। और यह है कि मौलाना फजल रहमान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात पर कायल करने की कोशिश की है कि बजाय तरमीम का बॉयकॉट करने से, बजाय उसके ख़िलाफ़ जाने से बेहतर है कि आप इसमें अपनी शिकें ऐड करवाएं और इस तरमीम को फ़ाल बनाएं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके ऊपर काफ़ी गौर कर रही है। मसलन आपको बता देता हूँ कि बलूचिस्तान की असम्बली की तादाद जो है उसको बढ़ाना है, उसमें नशस्तों का इजाफा करना है। ये मौलाना फजल रहमान की डिमांड है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी ये डिमांड पसंद आई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है जो हुकूमत ने कहा है कि जी 5 जजेस के नाम मंगवाए जाएंगे चीफ जस्टिस मुकर्रर करने के लिए, उसको स्लैश करें और उसको 3 पे ले आए। तो बेसिकली वो तरमीम के ख़िलाफ़ नहीं है, वो उसके मैकेनिक्स के ऊपर उनकी आर्गूमेंट्स हो रही हैं। फिर अब जो है 63A के ऊपर, उसके ऊपर भी कुछ अमेंडमेंट्स होने दरकार हैं। अब ये नहीं मुझे समझ आ रही कि वो तहरीक इंसाफ की डिमांड है, हुकूमती बेंच की डिमांड है, कि ये JUIF की डिमांड है, लेकिन वो डिमांड सामने आई है कि आर्टिकल 63A जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर भी अमेंडमेंट होनी चाहिए। तो अगर तो ये होता है तो इसी वजह से सेनेट और नेशनल असम्बली का इजलास जो है वो ताख़ीर का शिकार हो रहा है, ताकि अब उसको ख़त्मी तौर पे जो शक्ल दी जाए मुसव्वदे को, वो ऐसी हो कि जो तमाम लोगों को काबिल कबूल हो। तो हो सकता है सेनेट का इजलास जो है वो सुबह को 3 या 4 बजे हो, रात के या सुबह के, जैसे भी आप उसको देखना चाहें। और नेशनल असम्बली का इजलास जो है वो अब तकरीबन कोई 11 बजे के करीब शुरू होने की उसकी उम्मीद है। अगर तो ऐसा होता है तो फिर होगा ये कि ना सिर्फ 2/3 मेजॉरिटी होगी, बल्कि पूरी पार्लियामेंट की जो इम्पोर्टेंट जमातें हैं वहाँ पे, वो भी इस आइनी तरमीम का किसी न किसी फॉर्म में हिस्सा होंगी। और अगर वो हिस्सा हो जाती हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सैंक्टिटी ऑफ द पार्लियामेंट जो है वो पार्लियामेंट ने दोबारा से गेन कर ली और फिर किसी का एतराज़ उसके ऊपर काम नहीं आएगा। क्या पाकिस्तान के सारे सियासतदान आज शाम को मिलकर अपनी इंडिविजुअल सियासत से बालातर हो के मुल्क के अफ़ाम व तफ़हीम के लिए, मुल्क के मुस्तकबिल के लिए, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए मिलकर फ़ैसला कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, और क्या फ़ैसला हो सकता है, यही डिस्कस करने के लिए 3 मेरे बड़े अजीज़ दोस्त मेरे साथ हैं इस वक्त। अहमद अवैस साहब माहिर कानून है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मियाँ दाऊद हैं, अगेन माहिर कानून है, और आप इनको देखते हैं शोज़ वगैरह में बहुत ज़्यादा। मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट पे मुज़म्मिल सोर वर्दी हैं, एनालिस्ट हैं, हम टेलीविज़न पे अपना प्रोग्राम भी करते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मुज़म्मिल साहब, आप उम्र में सबसे कम है तो आपसे शुरू करते हैं, हम ज़रा उल्टी गंगा बहाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। आपको आज सारे दिन की जो कार्रवाई है उसके ऊपर आपका तज्जिया क्या है? देखिए, एक पॉलिटिकल प्रोसेस है। कोई कर्नल लियाकत तो कौमी असम्बली नहीं चला रहा ना आज। कर्नल लियाकत तो अपने जवाब दे रहे हैं जाके। अच्छा, नहीं, आप मेरी बात समझिए ना। हमने 2018 से 2022 तक ये भी तो देखा है ना कि ऐसा कोई पॉलिटिकल प्रोसेस नहीं होता था किसी कानून साजी के लिए। इवन इलेक्शन की एक घंटे में 30 बिल पास हुए, और ना प्रोडक्शन आर्डर होते थे, ना पार्लियामेंट लॉजिस को सब जेल होता था, ना कानून साजी के लिए इत्तेहादियों को मनाने के लिए हुक्मरान जमात जाती थी। पता लगता था कि वो कर्नल साहब चले गए हैं, उन्होंने फ़लाँ को भी मना दिया, उन्होंने फ़लाँ को भी मना दिया है। जिस रात एतमाद का वोट लेना था, मेरे एक MNA दोस्त हैं, उनके बेटे की मेहंदी थी रहीम यार खां में,
उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से कहा कि मैं मेहंदी अटेंड करके सुबह आके आपको एतमाद का वोट दे दूंगा। तो वो जब ये बात कह के निकले तो पीछे 2 एहलकार थे उनके, तो उन्होंने उनको पकड़ लिया और उनका आप सुबह वोट दे के जाएंगे, बेटे की मेहंदी में नहीं जा सकते। ठीक है ना। तो कम से कम एक पॉलिटिकल प्रोसेस तो नज़र आ रहा है ना। पीटीआई वाले ये तो नहीं कह रहे कि उन्हें किसी ने दबाव में रखा हुआ है, अपनी मर्जी से मौलाना के पास जा रहे हैं, प्रोसेस का हिस्सा है, अपनी मर्जी से मौलाना को भी मनाने की कोशिश हो रही है, वो माने या ना माने अभी तक की गुफ्तगू। लेकिन मैं समझता हूँ ये डेमोक्रेटिक और पॉलिटिकल प्रोसेस है। गवर्नमेंट एक तरमीम लाना चाहती है, उसके लिए वो अपनी 2/3 पूरी करना चाहती है और पार्लियामेंट में लोगों से बात कर रही है। मेरा ख्याल है बात 2/3 से आगे आ गई कानूनी बात क्या है, 2/2 से आगे चली गई ये बात। देखिए वो भी एक पॉलिटिकल प्रोसेस है। अगर पीटीआई इनमें से कुछ तरमीम को वोट डाल देती है तो जमहूरियत की फतह है। तो मैं कहता हूँ उनकी भी फतह है, जमहूरियत की फतह है। आप मेरी बात सुनिए, मैं ना देखिए, एक तहरीक इंसाफ मैंने देखी है 2014 से जो कहती थी पार्लियामेंट से इस्तीफे दे दो, एक देखी है जो कहती थी असेंबलियाँ तोड़ दो, एक देती थी जो कहती थी धरने दे दो। आज उनका चेयरमैन जो बैरिस्टर गौर है वो कहता है ना हम इस्तीफे देंगे, ना धरने देंगे, ना हम असेंबलियों से बाहर तोड़ेंगे। केपी वाली सीखा ना वक्त से पीटीआई ने कि ये सब काम पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है, जमहूरियत के मुफाद में नहीं है, तहरीक इंसाफ के मुफाद में नहीं है। तो ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, जेन्युइन पॉलिटिकल स्टेज लगा हुआ है। मौलाना आप सब कहते थे 2024 का इलेक्शन मौलाना हार गए हैं, हर कोई कहता था मौलाना की सियासत खत्म हो गई है। मौलाना सेंटर ऑफ स्टेज है 8 वोटों के साथ और 5 वोट 13 वोट सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इस वक्त। उनके बगैर ना पीटीआई की कोई औकात है मौलाना के बगैर, ना हुकूमत की कोई औकात है मौलाना के बगैर 13 वोटों की। यही जमहूरियत है। हमने पंजाब में 18 वोटों के साथ वजीर आला नहीं देखा, 2 वोटों, हमने 1 वोट वाला वजीर आजम भी देखा। 17 वोटों के साथ तो बेनजीर ने पूरी नेशनल ऑपोजिशन की है। यूसुफ रजा गिलानी सिंपल मेजॉरिटी मौजूद नहीं थी, उसके बावजूद 5 साल गुजारे हैं पीपल पार्टी ने। तो दिस इज डेमोक्रेसी। क्यों अहमद साहब? जी देखिए, बात यह है कि मैं समझता हूँ कि देखिए, हुकूमत जब फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट जब होती है ना, तो उसका मतमा नज़र जो है ये नहीं है कि उनके आपस में कैसे बांटना है और ओहदों को कितना परमानेंट अपने लिए बनाना है। हुकूमत का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव जो है वो ये होना चाहिए कि आवाम को कैसे उनकी मुश्किलात का हल कैसे करना है। आवाम की एस्पिरेशन जो आपने वोट लिया वो हुकूमत के एक्ट के साथ, उनके डीड्स के साथ, उनके ऑब्जेक्टिव्स के साथ वो रिफ्लेक्ट होने चाहिए। तब उसको कहेंगे हम कि ये एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, ये एक नुमाइंदा हुकूमत है। और अगर ऐसा नहीं है तो आप ये कह लेंगे कि इलेक्टेड हुकूमत है, बट ये नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, क्योंकि आवाम की एस्पिरेशन कुछ और है, हुकूमत के ऑब्जेक्टिव्स कुछ और हैं। यही इस वक्त प्रॉब्लम है। और हमारी हुकूमतें पाकिस्तान के अंदर मोर और लेस ये एक बहुत एग्रेवेटेड फॉर्म में आज है, लेकिन ये पहले की हुकूमतों में भी ये सिलसिला चलता आया, जिसकी वजह से हुकूमतें कमज़ोर रही यहाँ पर। क्योंकि जिन ममालिक में ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट और जो एस्पिरेशन ऑफ पीपल उनके दरमियान में फ़र्क कम से कम है, बहुत कम है, ना होने के बराबर है, तो वहाँ CIA की भी पूरी कोशिश के बावजूद ना आप उस हुकूमत को तोड़ सके, ना उनके किसी आदमी को आप असैसिनेट कर सके। फीडल कास्ट्रो की मिसाल आपके सामने है, ईरान के रेवोल्यूशन की मिसाल आपके सामने है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस वक्त यहाँ पर जो कुछ हुआ है, देखिए, अगर हम डेमोक्रेसी का नाम लेते हैं तो डेमोक्रेसी मीन्स का डेमोक्रेटिक एटीट्यूड होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, तो रूल ऑफ, हम जब हालात को देखते हैं आप उस वक्त से शुरू हो जाइए कि जब असेंबलियाँ डिसॉल्व हुई हैं। और एक बात पे तो आप मेरे से एग्री करेंगे ना जी, कि वेदर वी लाइक इट और नॉट, पार्लियामेंट इज सुप्रीम। बिल्कुल है ना। तो अगर पार्लियामेंट कोई कानून पास करती है, चाहे वो टुंडे को कहती है गंजा है, गंजे को कहती है टुंडा है, तो वो मेरा और आपकी तो स्वाबदीद नहीं है ना, हमें तो मानना पड़ेगा। हम उसको कह सकते हैं कि अच्छा नहीं है कानून, हम उस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, लेकिन हम उससे डिसएग्री नहीं कर सकते। यहाँ पे प्रॉब्लम जो हो रही है सारी, मैं आता हूँ इसमें मियाँ दाऊद साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर ले। मियाँ साहब, हमने देखा जैसे लॉ और हाई कोर्ट के फैसले ले, लेकिन अब फैसले हो गए तो हम उसे बात भी कर सकते हैं, खुलकर कर सकते हैं कि मुझे ये लगा, और आप मुझे एजुकेट करें प्लीज़, मुझे लगा कि आइन को रीराइट किया जा रहा है अदालतों के अंदर, तो वो भी तो गलत हो रहा है ना, वो भी तो नहीं होना चाहिए ना। पार्लियामेंट को कहीं ना कहीं आके कंट्रोल तो लेना है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं। प्रॉब्लम देखिए, अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो
मुझे मौजूदा आइनी तरमीम जो मुजवज़ा हैं उनमें से किसी से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन जब मैं उस इख्तलाफ की जड़ पकड़ने जाता हूँ तो मुझे पनामा का फ़ैसला नज़र आता है। ज़िद करके जज साहबान ने एक शख्स को हुकूमत दिलवाने की खातर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का क्यों नहीं नजर आता? साहब का केस, पनामा की जूरिस्प्रूडेंस को आज के दिन तक मैं और अहमद भाई हम दोनों अदालतों में पेश होते हैं, कभी अदालती नज़ीर के तौर पर पेश नहीं किया गया। फिर आप 63A का फैसला ले लें, इतना कंट्रोवर्शियल फैसला पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं आया कि एक जुर्म हुआ ही नहीं उसकी सजा पहले दे दी जाए। ये हमारी मौजूद अदलिया ने किया। उसके बाद फिर अभी मखसूस नशिस्तों के फैसले की आप बात ले लें कि मैं इसका जवाब दूंगा जरूर जरूर जरूर। 6D में 3 दिन की मुद्दत को 15 दिन जज साहबान ने कैसे कर दिया? सो जब पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने अवाम के मुंतखब नुमाइंदों ने यह महसूस किया कि जज साहबान जो हैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल कवर के अंदर बैठकर इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, आइन की गलत तशरीह कर रहे हैं, सियासत में मुदाखलत कर रहे हैं, तो अब उन्होंने अपनी अथॉरिटी जो है वो एक्सरसाइज की है और इससे किसी को इख्तलाफ हो सकता है, कोई अदालत इसकी इंटरप्रिटेशन कर सकती है, लेकिन जो पार्लियामेंट इस वक्त कर रही है उसकी जिम्मेदार हमारी अदलिया के मुतनाज़ा फैसले हैं, जिसकी वजह से पार्लियामेंट को ये महसूस है। मैं अपनी देखते हैं अहमद साहब ने इस पर डिसएग्री करना है। जी वो दुरुस्त बात। मैं और अहमद साहब हम दोनों ये बात जानते हैं, हम दोनों ये मेरे सीनियर हैं, हमारी हाई कोर्ट्स के अंदर जज साहबान एक बेल का डिसीजन करने के लिए 4-4 महीने लगा देते हैं। लोगों की जमानतों के फैसले जो हैं वो उनके ऊपर फैसले नहीं हो रहे, वो 6-6 माह से ताखीर का शिकार है। लोगों के 22 से 22B के फैसले जो हैं वो 1-1 साल से नहीं हो पा रहे, जो 1 मिनट के अंदर काम होना चाहिए। उसकी वजह क्या? तमाम जज साहबान जो हैं वो उनको पॉलिटिकल केसेस दिए जाते हैं, ठीक है, वो उधर बैठे अब ये तो दे रहे हैं, पब्लिसिटी ले रहे हैं। साहब गुफ्तगू दूसरी साइड पे निकल जाएगी, यहीं पे रहते हैं। जी अहमद साहब आप कुछ कह रहे हैं? मैं कहूँगा पहली बात तो यह है कि इस जो अमेंडमेंट जो इस वक्त पेश की जा रही है उसके पेश नज़र जो आपने बात की है 63A के रेफरेंस से, तो वो जजमेंट जो है वो बड़ी कॉम्प्रिहेंसिवली लिखी गई है जजमेंट, और उसमें बड़ा स्ट्रॉन्ग वो लॉजिक जो जिसको मद्देनज़र रखा गया है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन से कोई उसमें डेविएशन नहीं है, इंटरप्रटेशन है कॉन्स्टिट्यूशन की। ये रीराइट का लफ्ज़ जो है ये पॉलिटिकल इस्तेमाल हुआ है और उसको इस्तेमाल करते हैं। मैं इंटरजेक्ट कर लूँ अगर आप इजाज़त दें? जी जी। मैंने आपसे एक सवाल पूछना है। मुझे कल एक वजाहत आई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तारीख में मुझे कोई एक वाक़या बताएं जब सुप्रीम कोर्ट ने किसी फैसले की वजाहत दी है या बगैर सुने फैसला। एक मिनट नहीं, वो तो आते दूसरी स्टेज है। पहली बात, और उस पर पता है जल्दी पे तेल छिड़कने का काम किस बात ने किया, और मैं इसलिए कह सकता हूँ आप सारे लोगों के मुकाबले में बिला खौफ जजा, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह तो मेरे क्लास फेलो हैं, तो मुझे वो उस तरह से सज़ा नहीं देंगे जिस तरह आप लोगों को देंगे तो मुझे नहीं मिलेगी। तो बात यह है कि अभी उसकी डिटेल जजमेंट ही नहीं आई। कमाल है अहमद साहब के डिटेल जजमेंट आई नहीं एक केस की, और उसके ऊपर वजाहत सुप्रीम कोर्ट दे रहा है, और सुप्रीम कोर्ट क्या दुनिया की किसी सुप्रीम कोर्ट ने आज तक किसी फैसले की वजाहत दी हो तो मुझे प्लीज़ करेक्ट कर दें। क्यों जी अपना मुजम्मिल साहब, ये बात कितनी सिंपल है। ये वो आप जजमेंट की बात करते हैं, डिटेल जजमेंट की बात करते हैं, तो मैं आपको बता दूं जब लॉयर्स मूवमेंट के ज़माने में कैसे बनी थी कि जब परवेज़ मुशर्रफ ने फायर किया था, सस्पेंड कर दिया था चीफ जस्टिस को, कैसे हाईजैक हुई थी आपकी लॉयर्स मूवमेंट। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को मैं उस मूवमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं आपको लीगैलिटी की सब बात, जो लीगल, मैं भी उसकी लीगैलिटी पे बात कर रहा हूँ कि हाईजैक हुई लीगली। वहाँ पे फिर ये जो फाइनली ये हुआ था कि ये केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का नहीं है, लार्जर बेंच बना था 11 जजेस का। आने दें लेकिन बात यह है कि लार्जर सुप्रीम कोर्ट को वजाहत देने की जरूरत पड़ गई। 11 जजेस में जो शॉर्ट जजमेंट कोर्ट के फैसले बोलते हैं, ऑपरेटिव पार्ट कोर्ट का अगर फैसला बोल नहीं रहा, खामोश है, तो कोर्ट को अपना करना चाहिए। मैं जी आपके सामने कानून का तालिब इल्म हूँ, आप उस्ताद का दर्जा रखते हैं कानून में। देखें, ये जो
जब ये नज़र आए कि आपने फाइनल जजमेंट एक सियासी मकासद के लिए रोकी हुई है, एक वाइल्ड कार्ड के तौर पे रोकी हुई है, 1.5 महीने से 2 महीने से मुल्क का अहम मामला है, जमहूरियत की बिसात उसके ऊपर खड़ी है, हुकूमत का आना जाना उसके ऊपर खड़ा है, आप उस पर कह रहे हैं हम गर्मियों की छुट्टियों पे जा रहे हैं। हमारे देखिए ना, मेरा जजों का मौक़िफ़ क्या है, वो कह रहे हैं जी मुल्क की पार्लियामान इनकम्प्लीट है आपके इस फैसले की वजह से, नज़रसानी आपने सुननी है, डिटेल जजमेंट देनी है, मुल्क का डेमोक्रेटिक सिस्टम आपके फैसले की वजह से इनकम्प्लीट हो गया है, पूरी जमहूरियत, चारों सूबाई असम्बलियाँ, कौमी असम्बली, सेनेट इनकम्प्लीट हो गया आपके एक डिसीजन से। आप कहते हैं फिर क्या हुआ, हम गर्मियों की छुट्टियों में जा रहे हैं, हम छुट्टियों से आगे बात करेंगे। इससे ज़्यादा इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर ऑफ पाकिस्तान जुडिशरी हो सकता है कि जब मुल्क का पूरा जमहूरी निज़ाम नामुकम्मल करके, ये तो ऐसी है जैसे कोई, मेरा मतलब है पूरी गर्मियों की छुट्टियों में छोड़ दिया। 130 पे नंबर क्यों आ रहा है आपका? मतलब आप मुल्क की आधी पार्लियामेंटें खाली करके, सारी सवाल ये है, आप मेरी बात सुने, खाली करके उनको डी नोटिफाई करके आप गर्मियों की छुट्टियों पे चले गए। क्वेश्चन ये है कि इससे पहले आपने देखा ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कॉन्स्टिट्यूशन से बिल्कुल डेविएट करते हुए वो सारी सीटें रिजर्व जो है उनको उनके हाथ कर दी थी। आर्टिकल 51 को पढ़ लें, कहीं जिक्र नहीं है। एक मिनट, उस फैसले को पेशावर हाई कोर्ट ने अपहेल्ड किया। नहीं, वो छोड़े पेशावर हाई कोर्ट, क्यों पेशावर आपका पसंदीदा हाई कोर्ट है, आप हर पिटीशन पेशावर हाई कोर्ट लेके जाते हैं, आपका बिलवड हाई कोर्ट है, आपका बिलवड हाई कोर्ट है। मैं बात कर रहा हूँ, जमानतें भी वहीं से मिलती हैं, सारी जमानतें, सारी पिटीशनें पेशावर हाई कोर्ट। नहीं, सारी की छोड़े, जो भी आई, इसकी मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ। पहली बात यह है, मैं इसमें करेक्शन कर, मुझे मुकम्मल जरा होने दे, मैं ये आपकी इस बात का जवाब दे रहा हूँ। अब उस वक्त तो ये थे ना, जब फैसला आ गया, तो फैसला आने से वो रिजर्व सीट्स जो है वो उनसे अलग हुई, उन्होंने कहा इनके मुताबिक इनको दे दो। अब अगर रिव्यू में इसको ऑफसेट कर देते हैं आप, तो उधर चली जाती। प्रॉब्लम एक और है, नहीं, मैं वैसा पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें हुक्मरान इत्तेहाद को दी, इलेक्शन कमीशन का फैसला अपहेल्ड किया, उसके बाद केपी असेंबली का इजलास बुलाने का कहा गया। आपने पीटीआई ने कहा हम केपी असेंबली बड़े अदब के साथ एक बात अर्ज करूं, कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन नहीं, आपने कहा जी हमारे पास चूंकि अपील का ऑप्शन बड़े अदब के साथ मैं एक बात अर्ज करूं, जो पीटीआई खुद करती है, अगर बड़े मैं उसको दूसरों पे क्रिटिसाइज कैसे करते हैं? अच्छा सर, हजरात एक आपने हलफ दिया, आप तीनों हजरात ये बात सुन लें, नहीं, ये बात समझ लें, एक मिनट, तीनों हजरात एक बात समझ लें कि मेरे भी जज्बात हैं, मेरे भी एहसासात हैं, मुझे भी कुछ बोलने दें। मेरे भी एहसास हैं। मैं और मियां दाऊद अब बात करेंगे सिर्फ। मियां साहब, अब मेरा आपने फैसला करना है। मैं आपको ग्रीवेंस बता रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन एक खुद मुख्तार इदारा है, जिसके अंदर अपना कोशिश की गई इंटरफेरेंस की, और वो कोशिश की आपके चीफ जस्टिस ने, बंदेयाल साहब ने, ठीक है, और उन्होंने उसको पाबंद कर दिया कि तुमने इस तारीख से पहले या इस दिन पे इस तारीख के बाद इलेक्शन कराना है, और ये करना, और इसके फंड दो, और ये करो और वो करो। सबसे पहले जो 90 दिन की वायलेशन थी वो बंदेयाल साहब ने की है, वो किसी सियासतदान ने नहीं की है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, किसी और ने नहीं की है। आइन की हुक्म अदूली, वो तो आराम से बैठ के घर में मुराद ले रहे हैं, जिन्होंने आइन चेक नहीं की। नहीं साहब, ये गलत हिस्ट्री बता रहे हैं सर, मेरी इंटरप्रिटेशन है, आप कर लीजिए। मैं तो मियां साहब से, क्योंकि ये भी वकील है, आप भी वकील हैं, तो मुझे मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन को बगैर सुने, जो कि खुद एक कोर्ट का फैसला है कि तमाम फरीकैन को सुनना है, आप फैसला दे दें, तो ये जायज़ है? नाजायज़ भी है। मैं आपको इसकी सादे सी मिसाल लेता हूँ। जैसे अहमद साहब ने मुजम्मल सोहरवर्दी साहब की बात का जवाब दिया ना कि वो नज़रसानी की दरख्वास्त पे फैसला आ जाएगी तो उधर चला जाएंगे, ये बिल्कुल ऐसे ही अहमद भाई की बात करने का मतलब ये है कि एक मुलजिम की जमानत की दरख्वास्त लगी हुई थी, तो कोर्ट ने ओपन में अनाउंस कर दी कि इसकी जमानत मंजूर, लेकिन रिटन ऑर्डर नहीं जारी कर रहे। जुबानी जमानत मंजूर करने से तो वो बंदा जेल से रिहा नहीं होगा जब तक आप रिटन ऑर्डर नहीं जारी करेंगे। यही पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने ऑपरेटिव पार्ट तो उसी वक्त निकल गया। हाँ, निकल गया, लेकिन मुलजिम आते हैं इस पे। मेरे तीनों मेहमान मेरे साथ ही हैं, मुजम्मिल सोहरवर्दी, मियां दाऊद और अहमद उवैस साहब मेरे साथ ही हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद आते हैं, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले आप बातें सुन रहे थे अहमद उवैस साहब की, मियां दाऊद साहब की, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब की। दो बातें हुई हैं ब्रेक के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट। एक तो बैरिस्टर अकील साहब है, उनकी स्टेटमेंट आ गई है कि हम
हुकूमती और अपोजिशन सब अरकान को साथ मिलकर हम इसके ऊपर लाएअमल तैयार कर रहे हैं। दूसरा एक मुझे खातून का मैसेज आया, उन्होंने मुझे कहा कि मुबशर भाई बेहतर होगा कि सिर्फ आप और मियाँ दाऊद साहब बात करें, क्योंकि आप दोनों अच्छी अच्छी बातें करें, बाकी तो लड़ाई झगड़े की बातें कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मियाँ साहब ब्रेक पे जाने से पहले जो आप बता रहे थे मुझे वो कंटिन्यू करें। मैं गुजारिश ये कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस का तफसीली फैसला विदहेल्ड करके, मुजम्मल साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है, आपने पूरे पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो आप पैराडाइम शिफ्ट कर दिया, खत्म कर दिया। लेकिन वो तो आप कर नहीं रहे, लेकिन और आपने एक वजाहत जारी कर दी बगैर किसी को सुने हुए। आप नोटिस कर देते, आप ओपन कोर्ट लगा लेते, आप वजाहत की कोई लीगल वैल्यू है? लीगल हैसियत नहीं। गुजारिश ये है कि पाकिस्तान के अंदर हम ये देख रहे हैं कि लीगैलिटी के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के ऊपर काम नहीं हो रहा, बल्कि सियासत हो रही है, धड़ेबंदी हो रही है। ये सियासत पाकिस्तान की जुडिशरी के लिए कल भी जहर थी, आज भी जहर है और मुस्तकबिल में भी जहर होगी। आप एक शख्स को बचाने की खातर आपने, बल्कि मैंने आपके प्रोग्राम में बैठे हुए एक ट्वीट की है कि चंद मुंसफों ने एक शख्स को बचाने की खातर वो चलती हुई कश्ती से छलांग लगा कर ना जान दे दी। अच्छा जी, अख्तर मैंगल साहब ने तरमीम के हक में वोट ना देने का ऐलान कर दिया, और नवाज शरीफ साहब जो हैं, शहबाज शरीफ साहब के साथ मौलाना फजल रहमान के घर पहुंच गए। मैं ना बड़े अरसे से ये बात कह रहा हूँ कि जो आईनी तरमीम है ना, वो जो हाउस की 2/3 अक्सरियत है ना, उससे 20-30 वोट ज्यादा होने हैं। ये मैं मुसलसल ये बात कर रहा हूँ और ये चीजें तय हो चुकी हैं। अभी जो चल रहा है ये सिर्फ उन आईनी तरमीम की लेजिटिमेसी के लिए ये प्रोसेस चल रहा है, और ये अच्छी बात है। अपना मुजम्मिल साहब, मियाँ साहिबान मौलाना के घर पहुंच गए। ठीक है, मौलाना की हो सकता है पीटीआई से कोई ऐसी बात हो गई हो जो वो गवर्नमेंट को कन्वे करते हैं ब्रिज बनते हुए, और लेकिन अगर ना भी हुई हो तो मेरे ख्याल में मौलाना ने अपना फैसला तो आज रात करना है। लेकिन मेरा ख्याल है कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, इसको नज़रअंदाज मत करें कि अगर पीटीआई कंसिडर भी कर रही है पार्शली भी इसको सपोर्ट करने का, तो ये अपना उनकी भी एक बड़ी विक्ट्री है। यकीनन ये बड़ी विक्ट्री है, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जमहूरी निज़ाम मजबूत होगा इससे। ये अमेंडमेंट जिस किस्म की आ रही है, ये स्टेप है, लीप फॉरवर्ड है पाकिस्तान को फर्दर डिस्टेबलाइज करने के लिए, क्योंकि इससे आप एक स्ट्रॉन्ग पिलर, थर्ड पिलर ऑफ स्टेट को खत्म कर रहे हैं। बड़े अदब के साथ सवाल कर लूं, अगर आप बुरा ना मनाएं। नहीं, एक मिनट, मैंने एक सवाल करना है। मैंने मियां साहब एक सवाल करना है। मैं नहीं बोलूंगा, मैंने सवाल करना है। मुझे अहमद भाई से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना है। फर्ज कर ले कि जजेस की, चीफ जस्टिस पाकिस्तान की अपॉइंटमेंट का तरीकाकार चेंज किया जा रहा है, तो अभी जब सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को आउट ऑफ टर्न अपॉइंट किया कंसेंसस डेवलप करके, तो पार्लियामेंट क्यों ना ये इख्तियार इस्तेमाल करे? मतलब सुप्रीम कोर्ट खुद करे तो वो ठीक है, पार्लियामेंट करे तो गलत है। ये आईनी तरमीम है, इसमें गलती क्या है? पीपल पार्टी के जमाने में कंसेंसस से जो 18th अमेंडमेंट आई थी, उसके अंदर ये इंदराज जो है, ये जो आज इसको तरमीम कर रहे हैं, जिसके मुतल्लिक आप कह रहे हैं, और उससे पहले उसी में कमीशन की अपॉइंटमेंट हुई थी, जिसके अंडर ये चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट्स और जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जो है उनको सिलेक्ट किया जाता है। ये 18th अमेंडमेंट के अंदर ये सबको आर्टिकल 175A के अंदर है ये सारा, बिल्कुल उसी के आखिर में उसका सब आर्टिकल 3 में लिखा हुआ है कि सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट shall be appointed as chief justice by the president। इसमें एक बात तो मुझे बताएं, ये तो कुछ नहीं है। फर्ज करें आज एक तरमीम पास हो गई, और माजी में भी हम देख चुके हैं कैसा हो चुका है। कल सुप्रीम कोर्ट में एक अजहर सिद्दीक साहब चले जाते हैं फौरन ही, और वो केस उसी दिन सुनना भी शुरू हो जाते हैं, रात को फैसला आ जाता है और स्ट्राइक डाउन कर देते हैं। फिर क्या होगा? दोबारा पास कर देंगे। ये 100 दफ़ा उसको मुस्तरद करें, वो 100 दफ़ा पास करें। एक बात मैं आपको बता दूं, अभी रात को खोल के मुझे तो ये डर था कि जैसे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल बनने से पहले ही सस्पेंड कर दिया गया था ना, अभी कानून नहीं बना था, कॉज ऑफ एक्शन नहीं हुआ था। कानून बनता है, पिटीशन आती है, आप उसको सुनते हैं, आप उसके ठीक या गलत होने का फैसला करते हैं। हमारे पाकिस्तान में तो अदलिया ने ऐसा भी किया है कि कानून अभी बना ही नहीं है, तो आपने सस्पेंड कर दिया है कि हमें शक है ये बन रहा है। एक मिनट,
तो मुझे तो डर है कि कहीं अभी रात को मंसूर अली शाह अपने 8 जजों के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंच के अदालत लगा के कहें कि जो तरमीम पास होने जा रही है मैं उसको पास होने से पहले मुअत्तल कर देता हूं। फिर हम क्या करेंगे? ऐसा हुआ है मादी में? हुआ है? नहीं हुआ है था। ऐसा हुआ है? अहमद साहब फिर क्या करेंगे? ऐसा हुआ है? हमारी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं किया। नहीं आप फिर भी डिफेंड करेंगे उनको? नहीं ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में तो हुआ है। ये वाकया हुआ था जब 3 नवंबर 2007 को परवेज मुशर्रफ ने प्रोक्लेमेशन इशू किया था। उस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट में अंडर द चीफ जस्टिस जो जज साहबान मौजूद थे, वो गालिबन 5 जज थे। उन जजेस ने बाकायदा वहाँ से ऑर्डर इशू किया था कोर्ट लगा के, और ये भेजा था कि ये हमारे जैसे मेरे जैसे सैकड़ों वकला के उस्ताद होने के नाते आप सिर्फ एक बात बताएं, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को जो सस्पेंड किया था सुप्रीम कोर्ट ने, आप बीइंग कानूनदान हमारे उस्ताद उस बात को, उस फैसले को जस्टिफाई करते हैं? क्या बिल सस्पेंड हो सकता है? नहीं, बिल नोटिफाई हो गया था, कानून बन गया था। नहीं, कानून को छोड़े, बिल था वो उनको पता है। वो बिल को सस्पेंड करने को आप जस्टिफाई करते हैं? नहीं, बस इतनी सी बात है। नहीं, मैं देखिए सवाल मैं ये कोई मुमकिन नहीं है। अभी आप देखें 12 बजे मंसूर अली शाह साहब पहुंच जाए, बहुत सारी चीजें, या सुबह गजट नोटिफिकेशन से पहले इस वक्त रेस्ट हाउस से वहां पहुंच जाए, आपका मतलब सुबह गजट नोटिफिकेशन से पहले ही मुअत्तल कर दें। आप समझ रहे हैं कि मैं रेस्ट हाउस मजाकन कह रहा हूँ? आपको उसकी वैल्यू नहीं पता। मुझे पता है। आप रेस्ट हाउस कह रहे हैं, सेफ हाउस तो नहीं कह रहे जी। बात बड़ी रेस्ट हाउस कह रहे हैं, मैं सेफ हाउस तो नहीं कह रहे। जितने जजेस हैं उनके घरों को रेस्ट हाउस डिक्लेयर किया हुआ है, यस, ताकि उनके तमाम खर्चे जो हैं और उनके जो इवन किचन के खर्चे हैं वो हुकूमत और टैक्स पेयर देगा व्हाइल दे आर ऑन लीव। ये पता है आपको? मुझे नहीं पता। क्यों जी अहमद साहब? नहीं, ये मुझे नहीं पता इसका अंदाजा क्या है कि सही है गलत है? नहीं, आपकी खबर तो नहीं है ये। अलबत्ता होता है कि ये जब जजेस मसलन यहाँ अगर लाहौर में आए हैं सुप्रीम कोर्ट का जज, तो वो उसका आने जाने का TAD और वो जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे। मैंने सुप्रीम कोर्ट एक खत लिखा था पिछले साल कि मुझे सिर्फ ये बताएं कि जो रिटायर्ड जजेस हैं उनका सालाना दवाइयों का क्या बिल है, तो मुझे उसका जवाब नहीं आज तक आया। कभी भी नहीं देंगे, कभी भी नहीं देंगे। ये हमारे जज साहब, आपको पता है कि अपना 1 अरब रुपए से भी ज्यादा मुबशिर साहब, हम केड़ी बीमारियां ने ना। बहरहाल ये मैं इसके मुतालिक इतना नहीं हो सकता, लेकिन इसके अलावा आप अगर इस तरह चले तो ब्यूरोक्रेसी का जो मैं एडवोकेट जनरल था, मुझे मालूम है जो उनके मेडिकल बिल हैं, आप हैरान कौन है। वो बड़ी तादाद, उनकी तादाद वो बिलियन में बात यह है अहमद साहब कि आप मुझे कहें कि मुबश्शिर लुकमान तुम्हारा ये फ़ोन चोरी का है, तो मैं कहूँ जरा मुजम्मिल साहब का फ़ोन चेक करें, वो कैसा लगता है? वो आपको लगता है कि वो नहीं है चोरी का? ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। देखिए, मैं एक बात देखिए, ये हम जो उनकी कमी बेशी हम उसका जिक्र करते हैं और होना भी चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि क्या बगैर जुडिशरी के आप निज़ाम चलाएंगे? नहीं चला सकते, लेकिन जुडिशरी जुडिशरी कह रहे हैं, और वो क्या होगी जुडिशरी? अगर वो, मैं आपको आके बताता हूँ, गवर्नमेंट होगी। सवाल करना चाहता हूँ मुबश्शिर लुकमान साहब, आप यहाँ 365 में जॉब करते हैं जी, आपको पता है ना JD में आपने साल में कितने प्रोग्राम करने हैं, बिल्कुल पता, महीने में कितने प्रोग्राम करने हैं, आपकी एक JD यहाँ मौजूद है? बिल्कुल बिल्कुल। ये जजों की कोई JD है? इन्होंने कितने केस डिसाइड करने हैं, कितनी छुट्टियां करनी है? ये रात को फोन करते हैं, सुबह कॉज लिस्ट मंसूब नहीं हो सकता ना भाई। आप रात को घर से फोन करके सुबह शो मुलतवी कर सकते हैं? नहीं। 102 बुखार में भी करेंगे? नहीं, वो अपना सेठ जो है ना मुझे यहाँ आने से मुलतवी कर देगा। प्रॉब्लम एक और है, प्रॉब्लम एक और है, ये क्यों ऐसे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं और जुडिशरी में, आपको एक ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगा। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और जब आप ब्रेक पे गए थे तो मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी जो हैं तर्जुमान JUIF के, उनकी एक प्रेस टॉक आपने सुनी और उसमें उन्होंने कहा कि हम असेंबली जा रहे हैं इस वक्त और वहाँ पे हमने जाके कहना है कि आपको इतनी जल्दी क्या थी इजलास बुलाने की, और अभी तक हमें इसका मुसव्वदा नहीं मिला। और जो अभी मुलाकात होनी थी मियाँ नवाज शरीफ की, मियाँ शहबाज शरीफ की, मौलाना फजल रहमान साहब के साथ, उसको डिले कर दिया गया और मौलाना ने यह पैगाम भिजवाया कि आप मुझे लेट नाइट मिल सकते हैं। तो ये दोबारा से एक ट्विस्ट और टर्न आ गया। मुजम्मिल साहब क्या कहेंगे आपके ज़राए?
लेकिन दो ऑप्शन है, गवर्नमेंट टेबल भी कर सकती है आईनी अमेंडमेंट और वो स्टैंडिंग कमेटी के पास जा सकता है। उतनी देर में, जितनी देर में स्टैंडिंग कमेटी लाएगी उतनी देर में मौलाना फैसला कर लेंगे। तो एक रास्ता तो ये हो सकता है कि आईनी तरमीम टेबल कर दी जाए, उसका मसवदा सबके पास आ जाएगा जब वो टेबल कर दी जाएगी और वो हाउस उसको स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजेगी, क्योंकि वोटिंग तो अभी नहीं हो रही है। आप उसको स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजेंगे और स्टैंडिंग कमेटी से वेट होके आएगा। अब स्टैंडिंग कमेटी 1 घंटे में भी वेट कर सकती है, 1 साल में भी वेट कर सकती है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये मुमकिन है कि आईनी तरमीम पेश करके स्टैंडिंग कमेटी को भेजी जाए और उतनी देर में, कल के दिन में मौलाना भी। वेरी क्विकली मियाँ साहब, मैं इसमें कुछ ऐड कर दूं। ये तो पॉलिटिकल पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो एक कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से मौलाना को साथ मिलाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। वैसे मैं कन्विंस्ड हूँ इस बात के ऊपर, अपनी इन्फॉर्मेशन की बेस के ऊपर, अगर मौलाना साहब नहीं भी अवेलेबल होते तो 2/3 अक्सरियत से ज़्यादा वोटों के साथ फिर भी लेकिन बड़ा अच्छा लगेगा ना, अच्छा लगेगा कि अगर मुख्तलिफ पार्टी जो सिर्फ अच्छा लगेगा, इसलिए नवाज शरीफ साहब और बाकी पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो लीड कर रही है। मैंने एक जर्नलिस्ट की, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट की ट्वीट पढ़ी, तो उनका ये कहना था कि ये मुमकिन नहीं है कि नवाज शरीफ किसी कंसेंसस डेवलप करने में शामिल हो और वो इत्तेफाक राय ना हो सके। ये किस जर्नलिस्ट ने कहा, ये मुझे पता। ये जाहिद आबद साहब हैं, उन्होंने ये ट्वीट की। उन्होंने कहा कि ये सेक्रेटरी लाहौर प्रेस क्लब, लाहौर प्रेस क्लब। तो मेरी गुजारिश ये है कि मौलाना अगर ना भी होना, मियाँ साहब पहले भी शामिल थे। नहीं, मियाँ साहब शामिल थे और मौलाना हुकूमत में नहीं आए थे। उनको बता दें जाहिद साहब को ये बात। कोई ऐसी बात नहीं, उस वक्त ये वाली लास्ट मिनट जी। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मुझे महसूस ऐसा होता है कि अभी इनके पास मेजॉरिटी नहीं है 2/3 की। कुछ पता लग जाएगा, उसकी डिटेल भी आ जाएंगी और ये बड़ा वाइटल इशू है। इसमें कोई हर्ज नहीं है कि जिस तरह अभी सोहरावर्दी साहब कह रहे हैं कि स्टैंडिंग कमेटी के सपूर्द वो भी, और वो इसको देख लें। इन द मीन टाइम ये मसला होगा तो ये इसके ऊपर ओपन डिबेट के लिए भी खोल दें, होनी चाहिए। बहुत वाइटल इशू है, आफ्टर स्टैंडिंग कमेटी होता है इसके ऊपर। हाँ, पार्लियामेंट के अंदर ओपन डिबेट हो और उसके बाद जो सूरत हाल सामने आएगी वो देखी जाएगी। अहमद अवैस साहब आपका, मियाँ दाऊद साहब आपका, मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, आप हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने का। पाकिस्तान की सियासत एक दफ़ा फिर एक स्पिन में है। मैं ये नहीं कह सकता बंद गली में है, मैं ये नहीं कह सकता अंधेरी गली में है। ये हो सकता है कि वो जो गली है वहाँ पे इस वक्त लोड शेडिंग हो रही है और अंधेरा ज़रा नज़र आ रहा है, लेकिन घंटे घंटे की लोड शेडिंग होती है और घंटे के बाद हो सकता है सिनारियो बिल्कुल बदल जाए। पीछे खाने क्या हो रहा है कोशिश करेंगे आप तक को खबरें लेके आएँ। चैनल 365 को देखते रहें, खरा सच को ट्यून कर लें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।